हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 24 अक्टूबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर पर बात की जा रही है। मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ। पहले ये शादी की उम्र पर फिर से तकरार है। तो यहाँ पर ये लड़की की जो उम्र है उसको डिसाइड करने की बात की जा रही है, फिर से बढ़ाने की बात की जा रही है। वर्तमान में अभी 18 साल है, जिसे 21 साल करने की बात चल रही है। तो ये सारी की सारी न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो इसके संबंध में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो एक इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल, इसका नाम है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने कुछ बात बोली है। 2019 में कुछ रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो उसने बताया कि चिल्ड्रन बॉर्न टू एडोलसेंट मदर्स, मतलब ऐसी मदर से कोई बच्चा पैदा होता है जो कि 10 से 19 वर्ष के बीच में इसकी शादी हो जाती है इस बीच में, और जब वो बच्चे को जन्म देती हैं तो वो बच्चा स्टंटेड पैदा होता है। ये होता है 5% पॉइंट्स हैं कि वो स्टंटेड पैदा हो। स्टंटेड मैं आपको बता चुका हूँ, एक रिपोर्ट आई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, वहाँ पे बताया गया था स्टंटेड वेस्टेड के बारे में। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ निकल के आती हैं। स्टंटेड के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था राजपाल यादव का। अब वेस्टेड के लिए आप मेरे को बताइए मैंने किसका एग्जांपल दिया था आपको। तो यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि ऐसा देखने को मिलता है अगर इस प्रकार से शादियाँ होती हैं। दूसरा यहाँ पे कि चिल्ड्रन बॉर्न टू एडोलसेंट मदर्स, यानी कि यही 10 से 19 साल के बीच में, तो 10% पॉइंट्स हाइयर प्रिविलेंस ऑफ लो वेट, यानी कि उनका वजन भी कम देखने को मिलता है अगर इस प्रकार से इस एज ग्रुप में शादियाँ होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर जानना जरूरी है आपको। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने हाईलाइट किया है कि लोअर एजुकेशन होती है उनकी, क्योंकि उनके पास पुअर इकोनॉमिक स्टेटस होता है। इस प्रकार से मतलब जो इतने लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये महिलाएं जो उनकी शादियां कर दी जाती हैं तो वो अपना आगे अच्छे से ज़िंदगी नहीं चला पाती हैं, और उसके कारण जो उनके बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है। तो ये पूरा एक मैंने आपको बताया था गरीबी का जो कुचक्र जो है, जो विशियस साइकिल है पॉवर्टी का, वहाँ पे फंस कर रह जाता है वो। तो ह्यूमन कैपिटल बन ही नहीं पाता है वो बच्चा आगे। तो ये सारी की सारी एक सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट किया गया है, बताया गया है तो क्या चीज़ें चल रही हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक आता है शारदा एक्ट, हरविलास शारदा जी लेके आते हैं 1929 में। यहाँ पर ये शादी की उम्र डिसाइड करते हैं लड़का और लड़की की। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कितनी उम्र डिसाइड होती है यहाँ पे, राइट। अब इस एक्ट में, शारदा एक्ट में संशोधन किया जाता है और बाल विवाह निषेध कानून बनाया जाता है 2006 में। तो आपको पता होना चाहिए कि बाल विवाह निषेध कानून 2006 में बनाया गया शारदा एक्ट में संशोधन करके। अब आपसे एक और प्रश्न है कि कंसेंट ऑफ मैरिज एक्ट, यानी कि सम्मति आयु एक्ट जो है किस वर्ष में लाया गया था। ये BM मालावारी एक पारसी समाज सुधारक थे, उनके द्वारा लाया गया था। कमेंट बॉक्स बताइए किस वर्ष में लाया गया था, मैं आपको बता चुका हूँ पहले से। इसके अलावा एक एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। ये क्या बात करता है, ये बात करता है इंटर रिलीजन जब भी मैरिज होती हैं, जैसे कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू क्रिश्चियन, ये जो मैरिज है इनको रजिस्टर करने का काम करता है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी हिंदू मैरिजेज होती हैं, यानी कि हिंदू जो शादियां होती हैं, उनके लिए एक एक्ट अलग से है, इसका नाम है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब शारदा एक्ट में 1978 में एक संशोधन कर दिया गया और लड़की की जो उम्र है उसको 18 वर्ष और लड़के की उम्र को 21 वर्ष कर दिया गया। तो ये अभी तक मान्य चल रहा है। ये जो शारदा एक्ट में 1978 में संशोधन किया गया था, तो लड़की की जो उम्र है वो 18 वर्ष कर दी गई थी और लड़के की उम्र 21 वर्ष कर दी गई थी, जो कि अभी भी वर्तमान जो समय है इसमें भी मिनिमम एज 18 साल लड़की की होनी चाहिए और 21 वर्ष लड़के की होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे प्रोविजन अभी चल रहे हैं, लेकिन लड़की की उम्र को बढ़ाने की बात चल रही है, यानी कि एक तरीके से समान करने की बात चल रही है लड़के के। आपको पता है आर्टिकल 14 समानता का अधिकार देता है सभी को, तो उसको भी एक बेसिस में माना जा रहा है इसके लिए। तो दोनों को समानता मिलनी चाहिए, कोई लिंग भेद नहीं होना चाहिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक पहल है कि इसको भी बराबर किया जाए, क्योंकि अभी एजुकेशन भी अब बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे फैक्ट हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर पर बात की जा रही है, ये क्या बात की जा रही है, केबीसी आप जानते हैं, करोड़पति, यहाँ पे कि गेम शो है करोड़पति बनने के लिए अमिताभ बच्चन जी का। तो यहाँ पे एक महिला है छत्तीसगढ़ की, तो केबीसी में फुलबासन ने 50 लाख रुपए जीत लिए हैं। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों बन जाती है, क्योंकि ये पद्मश्री सम्मानित महिला है ये, और छत्तीसगढ़ निवासी हैं ये। तो इन्होंने भी 50 लाख रुपए जीत लिए हैं केबीसी में। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए, शायद पूछ ले जाए एग्जाम में, क्योंकि पद्मश्री सम्मानित महिला है ये, इसलिए मैंने आपको इसको कवर किया है। पेज नंबर 3 पर बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कंवरसेन लिफ्ट नहर टूटने के कगार पर है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो कंवरसेन लिफ्ट नहर जो है ये IGNP से लिंक्ड नहर है। ये IGNP क्या है, इंदिरा गांधी नेशनल जो प्रोजेक्ट है, नेशनल वाटर प्रोजेक्ट जो है राजस्थान के अंदर जो है IGNP,
तो ये एक तरीके से जीवन रेखा लाई गई वेस्टर्न राजस्थान के अंदर। आपको पता होगा इसका पुराना नाम है, मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आईजीएनपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पे कवर्स एंड लिफ्ट नहर की बात की जा रही है। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि इसमें कई सारी लिफ्ट नहर निकाली गई हैं आईजीएनपी से, तो सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। अब आईजीएनपी की ये जो लिफ्ट नहर है कवरसेन, इसको बीकानेर की जीवन रेखा भी बोला जाता है। कवरसेन लिफ्ट नहर को बीकानेर की जीवन रेखा। लिफ्ट नहर क्या होती है, देखिए आप क्या होती है। ये आईजीएनपी आ रही है, राइट। अब यहाँ से ये जो मेन आईजीएनपी आ रही है, तो कई सारे शहरों के लिए लिफ्ट नहर लिंक की गई है, जैसे कि बीकानेर के लिए, जोधपुर के लिए, जैसलमेर के लिए, इस प्रकार से की गई है, बाड़मेर के लिए। लिंक्ड नहर का मतलब ये है कि यहाँ से पानी जो बह रहा है यहाँ पे, इसको लिफ्ट करना, यानी कि इसको उठाना मोटर के थ्रू, फिर यहाँ पे इसको भेजना जो भी हम एरियाज में देना चाहते हैं, तो इसको बोलते हैं लिफ्ट नहर प्रोजेक्ट। तो यहाँ से लिंक की जाती हैं ये अलग अलग एरियाज के लिए, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि लिफ्ट नहर परियोजना ये जो है। तो ये आईजीएनपी से कई सारी परियोजना लिंक की गई हैं, तो इनके बारे में आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर दीजिएगा, मैंने आपसे पूछी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। पेज नंबर 5 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सोरसन संबंधी न्यूज है। यहाँ पे ब्रह्माणी माता के संबंधी न्यूज है, इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से, तो आप नोट कर लीजिएगा। तो सोरसन 12 में है, ब्रह्माणी माता की पूजा होती है यहाँ पे, और इनकी पीठ की पूजा होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये कई बार पूछा गया है प्रश्न ये कि ब्रह्माणी माता की पीठ की पूजा कहाँ होती है, सोरसन 12 में होती है। एक और प्रश्न देख लेते हैं। तो सोरसन 12 के अंदर गोडावन का संरक्षण किया जाता है, यहाँ पे ब्रीडिंग सेंटर है गोडावन का। ये इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। गोडावन राज्य पक्षी है राजस्थान का, तो इसका ब्रीडिंग सेंटर भी है और यहाँ पे कंजर्वेशन किया जाता है गोडावन पक्षी का सोरसन 12 में। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है हट्टा बांध। हट्टा बांध कहाँ पे है, दुबई के पास में है हट्टा बांध। तो यहाँ पे एडवेंचर खेलों के बहाने पर्यटन को बढ़ावा देने की काम किया जा रहा है दुबई के अंदर। दुबई जो है एक प्रोविंस है यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है एक देश है, जहाँ पे कि अभी आईपीएल चल रहे हैं भारत के। तो वहाँ की ये न्यूज़ है सारी की सारी। तो हट्टा बांध आप याद रखिएगा, दुबई के अंदर है। यहाँ पर विमेंस एडवेंचर हट्टा का आयोजन किया जा रहा है ताकि टूरिज्म एक्टिविटी बढ़ जाए दुबई के अंदर, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जिसके कारण। तो पर्यटन को बढ़ाने के लिए सारा का सारा प्रयास किया जा रहा है। एक नाम है कयाक, ये ऐसी नाव जैसी जो होती है इसको बोलते हैं कयाक। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि कयाक के लिए भारत के अंदर कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, जहाँ पे कयाक की इसी प्रकार से कंपटीशन प्रतियोगिताएं मतलब होती हैं कयाक को लेकर के। तो भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे कि जो फेमस है कयाक जो कंपटीशन होती है प्रतियोगिताएं होती हैं इनको लेकर के, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे है यूनाइटेड अरब अमीरात। इंडिया के रेफरेंस में देखिए ये इंडिया है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान आ जाता है और ये ओमान है, यानी कि ओमान देश के पास में है, ओमान की खाड़ी। यहाँ पे हारमुज की स्टेट है, यानी कि हारमुज जल संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जल संधि है। जब भी इन एरियाज़ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये प्रभावित होती है हारमुज जल संधि, जहाँ से कि हम अपना पूरा का पूरा क्रूड ऑयल लेके आते हैं भारत में। ये पर्शियन गल्फ हो जाता है, यानी कि फारस की खाड़ी। ईरान यहाँ पे है, सऊदी अरेबिया यहाँ पे है, रेड सी आप देख सकते हैं ये लगा हुआ है सऊदी अरेबिया से। इधर फिर येमन हो जाता है, ये पूरा का पूरा पार्ट अरब सागर है। तो ये एक बेसिक आइडिया है, इस मैप के थ्रू आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो आप याद रखिएगा यूएई है, यहाँ पे ओमान है, ये फिर कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ये सारे के सारे देश हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये, क्योंकि ये एक्चुअली एनर्जी हाउस बोला जाता है एक प्रकार से ये क्षेत्र जो है पूरा का पूरा, क्योंकि बहुत सारा क्रूड ऑयल हम जो भारत जो है यहाँ से परचेज करता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार न्यूज़ में रहती हैं ये चीज़ें। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है जनधन खाता। जनधन खाता पिछले 6 माह में यानी कोविड-19 के दौरान 3 करोड़ खाते खोले गए हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब जनधन खाता जो खोलने का मेन उद्देश्य था सरकार का, वो ये था वित्तीय समावेशन करना, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका उद्देश्य क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फॉर्मल जो बैंकिंग प्रणाली है उनसे जोड़ना, लोगों को बैंक से जोड़ना, जो मतलब एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है उससे जोड़ना। आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर से नहीं जोड़ते हैं, सेठ साहूकार के पास जाकर के अपना ये जो अपना लोनिंग का काम करते हैं, ऋण लेने का काम करते हैं, वो इनका शोषण करते हैं। तो सरकार का प्रयास ये है कि सभी के सभी लोग फॉर्मल बैंकिंग यानी कि औपचारिक जो संगठन है उनसे जाकर के जुड़ें। ये इसीलिए जीरो जो बैलेंस है उसी के तहत ये सारे के सारे खाते खोले जाते हैं। कोई भी सिटीजन इस प्रकार के खातों को खुलवा सकता है। ये सारी की सारी सुविधाएं इसको दी गई हैं, इसलिए दी गई हैं ताकि लोग मोटिवेट हों, आगे आकर के अपने बैंक अकाउंट बैंक के अंदर खुलवाएं, जिससे कि वित्तीय समावेशन करने का लक्ष्य जो सरकार का वो पूरा हो सके। अब इसमें एक नाम निकल के आता है जैम ट्रिनिटी। तो जैम ट्रिनिटी आप याद रखिएगा क्या होता है,
जनधन खाता, आधार और मोबाइल। तो ये तीनों चीज़ हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि मतलब आज आप जनधन जो आपका जो आधार अकाउंट है, आधार जो आपका कार्ड बनवाया है, उससे यदि आप मोबाइल नंबर लिंक करा लेते हैं अपना, तो आप बहुत सारी चीज़ें भारत में करा सकते हैं। कई सारी सुविधाएं, कई सारी सर्विसेज आप ले सकते हैं केवल महज आधार कार्ड के बेसिस पे आप। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसको जेम ट्रिनिटी कहा गया है, जनधन, आधार और मोबाइल। तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में पूछा जा सकता है जेम ट्रिनिटी के बारे में आपसे प्रश्न। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। प्याज के मूल्य जो है उनको नियंत्रण करने के लिए भंडारण सीमा तय की जा रही है। प्याज के मूल्य काफ़ी बढ़ गए हैं, कहीं 80 रुपये किलो मिल रही है, कहीं 60 रुपये किलो मिल रही है। तो यहाँ पर सीमा तय गई है। थोक व्यापारी यानी कि होलसेल जो सेलर है उसके पास 25 टन से ज़्यादा प्याज नहीं होनी चाहिए, और रिटेल जो सेलर है उसके पास 2 टन से ज़्यादा प्याज नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है, ये एक्चुअली एक साइकोलॉजी बेसिस पे भी महंगाई बढ़ती है। ये सारी की सारी चीज़ें महंगाई बढ़ाती हैं। इसमें क्या है कि ये जो बड़े व्यापारी हैं ये स्टॉक होल्डिंग कर लेते हैं प्याज की। सपोज कि 100 किलो प्याज है आपके पास, राइट। 100 किलो प्याज में से यदि कोई 3 व्यक्तियों ने 60 किलो प्याज अपने पास स्टॉक होल्डिंग कर ली, केवल 40 किलो प्याज ही मार्केट के अंदर है, तो आप समझ सकते हैं उसकी रेट क्या होंगी। तो इसमें क्या है कि ये इसीलिए व्यापारियों के लिए किया गया है ताकि आप स्टॉक होल्डिंग ना करें, महंगाई को ना बढ़ाएं आप, क्योंकि कम चीज़ें होंगी तो महंगाई बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। और चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होंगी तो महंगाई एक लेवल पे रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि चीज़ें की रेट बढ़ रही होती है, तो एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर। आपने देखा होगा पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कि भाई सीधा 1000 रुपये का पेट्रोल अपने उसमें अपने जो व्हीकल है उसमें 1000 का पेट्रोल ले लेते हैं, जबकि 1000 का पेट्रोल की जरूरत नहीं है। लेकिन वो टेंडेंसी ऐसी बन जाती है कि चीज़ें महंगी होने वाली हैं तो क्यों ना हम इसकी स्टॉक कर लें। तो ये छोटी छोटी जो स्टॉक होल्डिंग है ये भी चीज़ों को, महंगाई को बढ़ा देती है। क्योंकि सपोज जो मीडियम वर्ग है वो कहीं से भी इतना वो अपना अरेंज कर लेता है कि चीज़ों को खरीद सकता है इकट्ठी, मतलब कि जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 10 लीटर पेट्रोल वो खरीद लेगा, ठीक है। लेकिन जो बिल्कुल ही नीचे तबके का जो पर्सन है वो कहाँ से उन चीज़ों को खरीद सकता है, उसके पास तो चीज़ें ही अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है, महंगाई की मार सबसे ज़्यादा उसी के ऊपर पड़ती है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि आप जो छोटी छोटी स्टॉक होल्डिंग है, आपको पता होगा जैसे कि बहुत सारे लोग कि आलू महंगे होने वाले हैं, ऐसा मार्केट में चीज़ें आती हैं, तो लोग क्या करते हैं कि भाई आलू की 15-15 किलो की मतलब वो लोग खरीद चालू कर देते हैं। उनको खरीदने होते हैं 2-3 किलो आलू, 15 किलो खरीद रहे हैं, 20 किलो खरीद रहे हैं। ये टेंडेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप समझ सकते हैं कि एक पर्सन जो है 15-15 किलो आलू खरीदेगा तो मार्केट से आलू ही खत्म हो जाएगा फिर वो। तो ये चीज़ों को सरकार कंट्रोल करके रखना चाहती है ताकि मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, महंगाई एक नियंत्रण में रहे। आपको पता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है डिसाइड करती है हमारी आरबीआई, वहाँ पे उसको टारगेट दिया गया है कि महंगाई जो है 2% से लेकर 6% के बीच में होनी चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो एक रेंज है ये महंगाई की। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको आम जीवन में भी देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कभी भी इस प्रकार के प्रयास नहीं करने हैं कि हम एकदम से ज़्यादा सारी चीज़ें लेकर आ जाए हम। तो वो क्या है कि ये महंगाई को ही बढ़ाती है सारी की सारी चीज़ें। कि हमको पता लगा कि हम भाई कि आलू महंगा होने वाला है, तो हम पता लगा कि हमें ज़रूरत होती है 3-4 किलो की, हम 50 किलो का कट्टा उठा के ले आए सीधे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में चीज़ें फ्लो होती रहनी चाहिए, जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी मिलती रहनी चाहिए। तो ये सरकार इस प्रकार के प्रयास कर रही है कि इस प्रकार की सीमा लगाने का काम कर रही है। तो इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कैसे होता है इन्फ्लेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए सारे के सारे प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सभी को समान अनुपात में चीज़ें मिल सकें, मतलब अवेलेबल हो सकें सभी को। ऐसा ना हो कि किसी के पास तो बहुत आयात में है, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये इशू क्रिएट नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल में बहुत अच्छा निवेश हुआ है, ये बताया जा रहा है यहाँ पे 26,000 करोड़ निवेश हुआ है। ये कोविड-19 दौरान की बात चल रही है। तो वेंचर कैपिटल क्या होती है ये समझिए आप। वेंचर कैपिटल क्या होती है, वेंचर यानी कोई साहसिक व्यक्ति है, ये इसके पास पैसा है और ये आप हैं, आप कोई उद्यम लगाना चाहते हैं तो आप हो गए उद्यमी, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपको चाहिए कैपिटल। और ये जो पर्सन है इसके पास पैसा है, इसको चाहिए रिटर्न। तो ये क्या करेगा, ये किसी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास जाएगा। आजकल क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो गए हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। इनको पता रहता है कि कौन से प्रोजेक्ट बहुत अच्छे हैं, कहाँ से रिटर्न आपको मिल सकता है। तो ये जो पैसे वाला पर्सन है ये जाएगा इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास, ये बोलेगा भाई मेरे पास 500 करोड़ रुपए हैं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, मेरे को अच्छा रिटर्न चाहिए।
तो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं इनको पता होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है जो कि रिटर्न दे सकता है। तो ये इस पर्सन से बात करेंगे, हाँ भाई मैं आपको कैपिटल का अरेंजमेंट करा दूंगा, तो आप बताइए क्या चाहिए, आपका प्रोजेक्ट वगैरह सारा इनके पास रहती है डिटेल है। तो इसके थ्रू यहाँ पर ये वेंचर कैपिटल आ रही है। मतलब ये जो पर्सन है इसको कुछ करना नहीं है, इसने अपनी केवल, ये एक तरीके से पैसिव रहता है, ये एक्टिव नहीं रहता, इसने अपना केवल इन्वेस्टमेंट किया है, काम ये करेगा बंदा और रिटर्न निकाल के देगा। और जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है कि सपोज कि मतलब ये डूबने वाली है, ये कंपनी डिफॉल्ट होने वाली है, तो इसकी जो एसेट्स होती हैं तो उसकी लिक्विडिटी जब होगी तो सबसे पहला जो राइट होता है वो इस पर्सन का होता है जो कि अपनी पूंजी इसके अंदर फंसाता है। तो इसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो यहाँ से ये होता है वेंचर कैपिटल जो वर्ड निकल के आता है, तो इस प्रकार से ये काम चलता है। तो ये नए जो स्टार्टअप आते हैं उनको जरूरत होती है वेंचर कैपिटल की, उनके पास पूंजी नहीं होती है, आइडिया होता है लेकिन। तो ऐसे लोग जिनके पास पैसा होता है वो इस प्रकार के प्रोजेक्ट में अपना पैसा फंसाते हैं और अच्छा खासा रिटर्न कमाते हैं। तो ये टर्म है वेंचर कैपिटल, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है जूनागढ़ के गिरनार में रोप वे बनाया जा रहा है, 2.3 किलोमीटर लंबा, बहुत ही बड़ा लंबा एक रोप वे बनाया जा रहा है। ये बात चल रही है गुजरात की, जिसकी पीएम मोदी भी उद्घाटन करेंगे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है, यहाँ पे ये कवर की गई है इसके बारे में, तो पता होना चाहिए। जूनागढ़ के गिरनार में रोप वे बनाया जा रहा है 2.3 किलोमीटर लंबा। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि एक सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान, ये इसकी पिक्चर है यहाँ पे, और इसका नाम आप याद रखिएगा, एंटोनोव AN-124 एयरक्राफ्ट। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर ट्रांसपोर्ट विमान है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 59,000 किलो का उपकरण भारत लाया गया है। कहाँ से? ये लाया गया कनाडा से। क्यों लाया गया है ये? एक्चुअली तिनसुकिया है असम के अंदर, वहाँ पे जो तेल के कुएं हैं वहाँ पे आग लग गई है, तो उसको बुझाने के लिए एक प्रकार का उपकरण लाया गया है। इसका वजन जो है वो 59,000 किलो का वजन है इसका। तो इसको हवाई जहाज के थ्रू लाया गया है। तो ये इसलिए बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट विमान है ये एंटोनोव AN-124 एयरक्राफ्ट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना कि इस प्रकार से कोई फेमस चीज़ है तो ये आप नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है संसद भवन संबंधी न्यूज। तो नए संसद भवन बनाने जा रहे हैं, नए संसद भवन से संबंधी बता रहे हैं कि वो डिजिटली सुविधाओं से लैस होगा नया संसद भवन। तो जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम। तो नए संसद भवन का निर्माण हेतु एक विस्टा प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा आप, विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध है। नया संसद भवन जो बनाया जा रहा है उसके लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया जिसको नाम दिया गया विस्टा प्रोजेक्ट। टाटा जो है इसको बनाने का काम कर रहा है, मतलब ठेकेदार जो है इसका टाटा है, वो जो कि बनाने का काम करेगा इसको। संसद भवन जो स्टार्ट हुआ था भारत में नया, मतलब बन करके, जो पुराना जो अपना है 1927 में प्रारंभ हुआ था संसद भवन। मतलब इससे पहले से काम शुरू हो गया था 1921 या 22 में, लेकिन ये बनकर जो प्रारंभ हुआ, इसका जो शुरुआत हुई तो 1927 में शुरुआत होती है संसद भवन की भारत में। इसके जो आर्किटेक्ट, इनके नाम याद रखिएगा, लुटियन एवं बेकर। तो लुटियन और बेकर बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने कि संसद भवन का निर्माण किया था उस समय पे। आपने नाम भी सुने होंगे, लुटियन रोड, लुटियन एरिया, लुटियन गार्डन दिल्ली के अंदर बहुत ही फेमस है। बेकर भी एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये जो पुराना संसद भवन है ये इंस्पायर्ड था, एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश के अंदर है। तो यहाँ से इंस्पायर्ड होकर के इस संसद भवन की बिल्डिंग को डिजाइन किया गया था, पुराना जो संसद भवन है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 64 योगिनी मंदिर मुरैना मध्य प्रदेश के अंदर है। यहाँ से इसके डिजाइन को थोड़ा बहुत लिया गया था, इसके आधार पर इस संसद भवन का निर्माण कराया गया था। तो इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, नोट कर लीजिएगा आप। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है, ये क्या बात की जा रही है, श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं अभी। तो श्रीलंका में वर्तमान प्रेसिडेंट की पावर को बढ़ाया गया है और संसद की शक्ति को कम किया गया है। तो ये अलोकतांत्रिक बात जैसे मतलब काम किया जा रहा है कि आप संसद की शक्ति को कम कर रहे हो, ये चीज़ें ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन में संसद को ही पावरफुल होना चाहिए। तो श्रीलंका में जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गोटबया राजपक्षे है यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है, और पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। ये जो पीएम है वर्तमान में ये पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं श्रीलंका के, और दोनों ही भाई हैं ये आपस में। तो एक प्रेसिडेंट है और एक पीएम है, आप समझ सकते हैं, नाम याद रखिएगा। प्रेसिडेंट है गोटबया राजपक्षे, पीएम है महिंद्रा राजपक्षे। अब श्रीलंका में जो एक कम्युनिटी है जिसका नाम है सिनाला कम्युनिटी, ये बुद्धिज्म है। इस पे मतलब मेजोरिटी जो है श्रीलंका के अंदर सिनाला कम्युनिटी की है, ये बुद्धिज्म है, मतलब बुद्धिस्ट लोग हैं सिनाला। तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी इन्हीं की है। तो श्रीलंका में विवाद जो पुराने समय से चल रहा है, तो तमिल्स के बीच में और सिनाला कम्युनिटी के बीच चल रहा है। सिनाला के द्वारा तमिल का बहुत ज़्यादा शोषण किया गया है, लिट्टे का नाम भी आप सुना होगा।
तो ये बहुत ज़्यादा पुराना एक विवाद इनके बीच चलता रहता है, ये तनातनी चलती रहती है इनके बीच। सिनाला कमेटी का आप नाम याद रखिएगा, श्रीलंका से संबंधी है सिनाला कमेटी, मेजोरिटी है श्रीलंका के अंदर सिनाला कम्युनिटी की। अब देखते हैं मैप के थ्रू, तो ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु, यहाँ पे है श्रीलंका, और यहाँ पे आती है एक पाक स्ट्रेट यानी पाक जल संधि। तो ये अरब सागर और इस वाले भाग को जोड़ती है। ये जो अपना इधर क्या आता है, अरब सागर है यहाँ पे, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी वाला एरिया और इस अरब सागर वाले एरिया को जोड़ती है पाक जल संधि। इसके अलावा यहाँ पे रामेश्वरम की बात की जा रही है। आपको पता होगा अब्दुल कलाम साहब का जन्म रामेश्वरम में हुआ था। और यहाँ पे एक एडम ब्रिज है, राम सेतु के नाम से भी जिसे जाना जाता है। आपको पता होगा मतलब त्रेता युग में जो राम जी के समय जब रावण को मारने के लिए गए थे तो इस ब्रिज का सहारा लिया गया था, बनाया गया था। तो धार्मिक तो रिलीजियस बेसिस पे भी ये कनेक्टेड है ये जो एरिया है। तो एडम ब्रिज और राम सेतु भी आप याद रखिएगा। तो ये इसका एक लोकेशन है, तो इसके बारे में आपको आइडिया लगा होगा इसके थ्रू, मैप के थ्रू। तो मुझे आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको अच्छा लगता है तो आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद।